स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग नाबार्ड से रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा नाबार्ड से पहला क्वेश्चन है हमारा नाबार्ड से संबंधित तथ्य हैं। नाबार्ड से संबंधित तथ्य हैं, तो इसका पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, पहला कथन। दूसरा कथन बोल रहा है इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत किया गया। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है इसका मुख्यालय मुंबई है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यह एक वैधानिक निकाय है। तो नाबार्ड से संबंधित तथ्य ये है, तो इसका पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, ये तो बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना भी जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1921 के तहत किया गया है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। और इसका जो मुख्यालय होता है, नाबार्ड का जो मुख्यालय होता है वो मुंबई में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और बोला गया है यह एक वैधानिक निकाय है। दो निकाय होते हैं, एक वैधानिक निकाय और एक संवैधानिक। तो ये वैधानिक निकाय मतलब कि इसको कानून के थ्रू लाया गया है, इसको संविधान में पारित करके नहीं, कानून बना के लाया गया है इसको, तो इसलिए इसको वैधानिक निकाय बोलेंगे। तो हमारा जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? नाबार्ड जो है उसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 90%, 99%, 60% या 50%। तो वर्तमान में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी 99% है, 99% है। और इसके पहले जब इसमें संशोधन नहीं हुआ था तब नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% और जो आरबीआई है उसकी हिस्सेदारी 50% थी। मतलब कि जो 100% था वो नाबार्ड में भारत सरकार का 50% और आरबीआई का 50% था। पर अभी वर्तमान में संशोधित होके ये 99% हो गया है भारत सरकार की हिस्सेदारी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड की स्थापना से संबंधित तथ्य हैं। नाबार्ड को स्थापित कैसे गया उस प्रोसीजर के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा तथ्य सही है। पहला बोल रहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास संस्थागत ऋण व्यवस्था के लिए समिति गठित की गई थी। बोल रहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास संस्थागत ऋण व्यवस्था के लिए, किस व्यवस्था के लिए? ऋण व्यवस्था के लिए। किनके लिए? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण व्यवस्था के लिए समिति गठित की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण व्यवस्था के लिए यह समिति गठित की गई थी। अब दूसरा, यह समिति श्री बी शिवारमन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। जो नाबार्ड है उसकी स्थापना करने के लिए एक समिति बनाए गए थे। तो उस समिति का जो पहला था कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से विकास कर पाए, ऋण देके विकास कर पाएंगे क्या, तो इसलिए गठित की गई। और जो दूसरा बोल रहे हैं कि इस समिति की अध्यक्षता किन्होंने किया था, इस समिति की अध्यक्षता श्री बी शिवारमन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ये वाला भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब तीसरे में चलते हैं। यह समिति 30 मार्च 1979 को गठित हुई। 30 मार्च 1979 को। तो जी हाँ, इस समिति का जो गठन हुआ था वो 30 मार्च 1979 को हुआ था। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर, ये जो समिति गठित हुई थी उसके अंतिम रिपोर्ट के आधार पर संसद ने कौन से अधिनियम के तहत? 1981 के अधिनियम 61 के तहत स्थापित किया नाबार्ड को। देखिए एक बार और बता देती हूँ, जो नाबार्ड है उसको, नाबार्ड की स्थापना करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। तो उस समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? श्री बी शिवारमन। और इस समिति को बनाने का प्रारूप क्या था कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है, कोई भी कृषि क्षेत्र है, वहां ऋण की व्यवस्था की जा सके, ऋण की व्यवस्था की जा सके। और ये समिति कब गठित हुई थी? 30 मार्च 1979 को। और संसद में किस अधिनियम के तहत लाए थे? 1981 के अधिनियम 61 के तहत लाए थे। तो इससे हम, ये चारों ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? जो नाबार्ड है जहां कार्य करती तो उनके क्षेत्र है, तो कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 31, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 21, सी ऑप्शन दिया हुआ है 30 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 23। तो नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो नाबार्ड के आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 31
क्षेत्रीय कार्यालय हैं नाबार्ड के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला श्री शाजी केवी, दूसरा दिया हुआ है उर्जित पटेल, तीसरा दिया हुआ है रजनीश कुमार और चौथा दिया हुआ है गोविंद राजुलू चिटला। तो इसका राइट आंसर नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो श्री शाजी केवी जी है। तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड को स्थापित करने के लिए एक समिति तो बनाए थे, जिसको अभी हम लोगों ने कूट के माध्यम से इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई, इस डेट को बताना है। तो नाबार्ड की स्थापना क्या 15 अगस्त 1975 को हुई, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है 2 अक्टूबर 1975 को, तीसरा ऑप्शन 12 जुलाई 1982 को, या चौथा ऑप्शन 2 अक्टूबर 1982 को। तो इसका राइट आंसर है आपका 12 जुलाई 1982 को। तो ये वाला ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड के कार्यों में सम्मिलित है। अब नाबार्ड से संबंधित तथ्य देख लिए, नाबार्ड स्थापित किया गया, कैसे स्थापित किया गया, समिति बना के उसको देख लिए, नाबार्ड की स्थापना हुई उस तारीख को भी देख लिए। अब नाबार्ड क्या क्या कार्य करता है, कौन से कार्य सम्मिलित है, उसको देखते हैं इस वाले प्रश्न में। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कौशल विकास प्रशिक्षण। जो कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि गाँव में जैसे कि लोग वहां पे कंप्यूटर सीखने जाते हैं, गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दिलवाती है कंप्यूटर के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से, या फिर व्यक्तिगत रोजगार के संसाधन भी यहीं से उपलब्ध कराती है। तो पहला ये कार्य हो गया। दूसरा, जिला स्तर पर ऋण योजनाएं, जिला स्तर पर ऋण योजनाएं बनाती है। तीसरा दिया हुआ है भारत सरकार की विकास योजनाओं का कार्यान्वयन। जो भारत सरकार जो विकास योजनाएं लेके आते हैं उनको संचालित ये आगे तौर पे करते हैं, वो बोला गया है। चौथा बोला गया सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण, उनका निरीक्षण पर्यवेक्षण करते हैं। जो सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनका निरीक्षण करते हैं ये। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है कि हाँ, ये कौशल विकास प्रशिक्षण देते हैं, जिला स्तरीय ऋण योजना बनाते हैं, भारत सरकार की विकास योजनाओं को आगे लेके जाते हैं, और सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व की सबसे बड़ी सूक्ष्म वित्त परियोजना क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सूक्ष्म वित्त परियोजना क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला SHG बैंक लीकेज परियोजना। SHG मीन्स स्वर सहायता समूह बैंक लीकेज परियोजना। दूसरा दिया हुआ है CBS प्लेटफॉर्म। CBS प्लेटफॉर्म मीन्स होता है कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम। ये कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? जो बैंक होते हैं वहां पर उनका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो लोग अपने बैंक का जो भी कार्य करते हैं उसको इस सॉफ्टवेयर में रखते हैं, उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम, CBS प्लेटफॉर्म। उसके बाद आता है RIDF परियोजना। RIDF परियोजना इसको बोलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मतलब RIDF जो परियोजना है वो क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र में उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो डेवलपमेंट के लिए फंड दिए जाते हैं वो परियोजना। फिर उसके बाद BPL माइक्रो फाइनेंस परियोजना। तो BPL परिवारों को जो परियोजना, BPL परिवारों के लिए जो परियोजनाएं चलती है वो है। तो अभी जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी सूक्ष्म वित्त परियोजना क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा SHG बैंक लीकेज परियोजना। जो स्वर सहायता समूह है वही आपका विश्व की सबसे बड़ी सूक्ष्म वित्त परियोजना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। RBI की 3 संस्थाओं के कार्यों को नाबार्ड को हस्तांतरित किया गया है। जो RBI की 3 संस्था थी वहां पे जो भी कार्य चल रहे थे उस कार्य को नाबार्ड को हस्तांतरित किया गया है। तो वो कार्य कौन कौन से हैं, वो विभाग कौन कौन सा है, तो देख लेते हैं एक बार। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है कृषि ऋण विभाग, A ऑप्शन। B ऑप्शन दिया हुआ है ग्रामीण योजना एवं क्रेडिट
तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त तीनों संस्थाएं। तो जी हाँ, इसमें उपयुक्त तीनों संस्थाएं आ जाएंगी। जो आरबीआई की 3 संस्था है, कृषि ऋण विभाग, किसी के लिए ऋण देना, ग्रामीण योजना के लिए क्रेडिट, उसके लिए लोन देना, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन, कृषि के लिए जैसे लोन दे दिए हैं फिर वापस से पुनः लोन देना है, तो उसके लिए भी वो कार्य के लिए भी नाबार्ड को हस्तांतरित किया। मतलब ये तीनों कार्य नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया। कौन किया है? आरबीआई ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसका डी ऑप्शन राइट मान लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को निवेश हेतु नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को निवेश हेतु कितनी राशि पुनर्वित्त सहायता के लिए दी गई है? पुनर्वित्त वो फंड होता है जैसे कि उनको पहले से पैसा दे दिया गया है और फिर से वापस से उनको पैसे की जरूरत पड़ी है, वो वाला फंड। तो नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को निवेश हेतु पुनर्वित्त सहायता दी गई है, तो कितनी राशि दी गई है? तो ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है 2070 करोड़, 47,062 करोड़, लगभग 39,015 करोड़ और 20,080 करोड़। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, 2070 करोड़। 2070 करोड़ पुनर्वित्त सहायता राशि दी गई है नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को। कितना? 2070 करोड़। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2023-24 हेतु कितने रुपए का ऋण ग्रामीण आधारभूत सुरक्षा विकास निधि, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण आधारभूत सुरक्षा विकास निधि के लिए स्वीकृत की गई है। जो नाबार्ड है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को 2023-24 में कितने रुपए का ऋण ग्रामीण आधारभूत, मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसकी अवसंरचना के लिए, सुरक्षा, उसके विकास के लिए जो निधि है उसमें कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? तो ऑप्शन में जैसे दिया हुआ आपका 17,070 करोड़, 18,070 करोड़ या 17,070 करोड़ या 17,051 करोड़। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 70.71 करोड़। ये ऑप्शन याद कर लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 70.71 करोड़, याद कर लीजिएगा, जो कि नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ग्रामीण आधारभूत सुरक्षा विकास निधि के लिए ऋण दिया गया है। वो 70.71 करोड़ रुपए है, याद कर लीजिएगा इसको। अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक संशोधन विधेयक 2017 संबंधित असत्य कथन बताना है। जो हमारा नाबार्ड है उसमें संशोधन विधेयक लाए थे 2017 में, तो उससे संबंधित जो असत्य कथन है उसको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला बोल रहा है यह विधेयक 5 अप्रैल 2017 को लोकसभा में पेश किया गया। पहला ऑप्शन बोल रहा है यह जो विधेयक लेके आया संशोधन 2017 वाला, वो 5 अप्रैल 2017 को लोकसभा में पेश किया गया। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 में संशोधन करना है। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है नाबार्ड की जो अधिकृत पूंजी होती है उसको 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर रहा है। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है विधेयक में प्रावधान है कि अकेले केंद्र सरकार को नाबार्ड की कम से कम 61% शेयर पूंजी रखनी चाहिए करके। तो एक बार फिर से चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो विधेयक आया है हम लोगों का नाबार्ड के लिए, संशोधन विधेयक 2017, तो जो पहला ऑप्शन बोला वो बिल्कुल सही है कि 5 अप्रैल 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था। और दूसरा ऑप्शन जो बोल रहा है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 में संशोधन करना है, उसी में संशोधन करना है, तभी तो इस विधेयक को लेके आए हैं हम लोग 2017 वाला। और नाबार्ड की जो अधिकृत पूंजी थी 5,000 करोड़ है, उसको बढ़ा के कितने कर दिए इसमें 30,000 करोड़। ठीक है, तो ये भी डाटा पढ़ लीजिएगा। फिर डी वाला जो बोल रहा था अकेले केंद्र सरकार को नाबार्ड की कम से कम 61% शेयर पूंजी रखनी चाहिए। ये रूल है कि जो केंद्र सरकार है उनको नाबार्ड की कम से कम 61% शेयर पूंजी अपने पास रखना होता है। तो यहाँ से असत्य ये जो 61% है, ये जो यहाँ पे 61%, इसको 51% कर लीजिएगा। 51%। आपका जो ये तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, पर यहाँ पे असत्य कथन पूछा है
तो जो गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, उनको 51% शेयर पूंजी रखनी चाहिए। तो यहां से असत्य कथन ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 61 दिया है, इसका राइट आंसर बनेगा 51%। अब चलते हैं आगे। नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि नाबार्ड के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है। तो नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन में दिया हुआ है जैसे रंजना कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य, रंजना कुमारी या रजनी कुमारी। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे कि नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी करके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम के दौरान धन की अधिप्राप्ति के लिए किस संघ को ऋण दिया जाता है? जब खरीफ मौसम के दौरान हम लोग धान की बुवाई करते हैं तो उसकी अधिप्राप्ति के लिए कौन से संघ को ऋण देते हैं? कौन से संघ को ऋण देते हैं? किनके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मार्कफेड, दूसरा है छत्तीसगढ़ की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक संघ, और तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघ, और चौथा बोल रहा है सहकारी बैंक संघ। तो इसका जो खरीफ विपणन मौसम के दौरान जो ऋण देते हैं, किस संघ के द्वारा ऋण देते हैं? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मार्कफेड के द्वारा। मार्कफेड के द्वारा आपको खरीफ फसल जब धान बोते हैं उस टाइम, तो उसके अधिप्राप्ति के लिए इस संघ को, मार्कफेड को ऋण दिया जाता है। किनके द्वारा ऋण दिया जाता है? नाबार्ड के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संयुक्त देयता समूह। अब नाबार्ड में अलग अलग समूह होते हैं, जैसे स्व सहायता समूह देख लिए हम लोग। अब दूसरा जो है ये संयुक्त देयता समूह नाबार्ड द्वारा किनको वित्त पोषण हेतु देने हेतु बनाई गई है? जो संयुक्त देयता समूह है, जैसे स्व सहायता समूह, उसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं या कोई भी जैसे कि रोजगार करना चाहता है जो भी, तो उनको मिला के एक समूह बनाया जाता है। तो उनको कुछ फंड दिया जाता है कि आप लोग कुछ स्व सहायता समूह के द्वारा कुछ बनाए, कुछ उत्पादन करें, फिर उसको बेचे, आप लोग वो फंड कमाए, आप लोगों को इस तरीके से रोजगार मिलेगा। वैसे ही टाइप का एक संयुक्त देयता समूह बनाया गया है। किनको वित्त पोषण देने के लिए, किनको पैसा देने के लिए बनाया गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। काश्तकारों, बटाईदारों। काश्तकारों और बटाईदारों मतलब क्या है? जैसे कि कोई किसान है, उसके पास खुद की भूमि नहीं है खेती करने के लिए, तो जो किसान है जिसके पास भूमि है, वो उस किसान को अपनी भूमि देता है कि लो भैया खेती कर लो। एक तरीके से देखा जाए तो इसको रेघा, छत्तीसगढ़ी में रेघा खेती बोला जाता है, जिसमें कि किसी और की भूमि को लेके खेती करते हैं, फिर जितना उत्पादन हुआ रहता है उसमें उन्होंने जितना मांगा रहता है कि आप इतना देना, मेरे को इतना देना करके, तो उतना आप उनको अनाज दिया जाता है या पैसा दिया जाता है। तो उनको बोला जाता है बटाईदारों, काश्तकारों। उनकी भूमि को वो एक तरीके से रेघा के रूप में लेते हैं, और उसके फलस्वरूप वो लोग जब अनाज होता है तो थोड़ा मतलब अनाज का जितना वो लोग मंगे रहते हैं मालिक लोग उतना देते हैं। तो वो होता है आपका बटाईदारों, काश्तकारों। अब मौखिक पट्टेदारों, गवर्नमेंट सरकार के द्वारा पट्टे में भूमि दिया जाता है। पट्टे के रूप में भूमि उनको दिया जाता है कि ये पट्टा आप रखो और आपको ये भूमि दिया जा रहा है, इसमें आप खेती करो या रहो जैसा भी। तो मौखिक पट्टेदारों। उसके बाद बोला है सीमांत किसानों। सीमांत किसानों जहां जिनकी 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़ जमीन जिनके पास है, 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ जमीन है, खेत है, वो सीमांत किसान कहलाते हैं। तो इनको, और डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त तीनों। तो जी हाँ, जो संयुक्त देयता समूह है वो नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण काश्तकारों, बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों और सीमांत किसानों तीनों को दिया जाता है। तो आप डी ऑप्शन ले लीजिएगा, उपयुक्त तीनों। अब चलते हैं आगे। नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस वर्ष किया गया था? नाबार्ड द्वारा जो स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस वर्ष में किया गया है? तो इसका ऑप्शन 1991-92 है, या 1998-99, या 1992-93 है, या 1997-98। तो जो स्वयं सहायता समूह है उसको नाबार्ड द्वारा बैंक लीकेज कार्यक्रम किस वर्ष में किया गया? तो उसका राइट आंसर लगा लीजिएगा 1992-93 में।
1992-93 में जो स्व सहायता समूह थे उनका बैंक लिंकेज किया गया था, किनके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए एकमात्र कौन सी राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है? जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन है उसके लिए कौन सी एक राष्ट्रीय संस्था है जो कि क्रियान्वयन करती है? अगर मान लो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन में कुछ दिक्कतें आ जाती है किसी जगह पे, किसी क्षेत्र पे, किसी शहर पे, किसी ग्रामीण क्षेत्र पे, तो उसके लिए एकमात्र कौन सी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है? तो ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला जैसे दिया हुआ है दिवेचा जलवायु परिवर्तन केंद्र, दूसरा दिया हुआ है नाबार्ड, तीसरा दिया हुआ है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चौथा दिया हुआ है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि। तो जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है वो होती है नाबार्ड। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड करके। जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए एकमात्र नाबार्ड जो है वो राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है, राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास से संबंधित कथन है। जो नाबार्ड है उसके द्वारा स्थापित कौन सी निधि? आदिवासी विकास निधि है, उसके तहत वाड़ी विकास। अब वाड़ी विकास क्या होता है? ऐसा भूमिगत क्षेत्र होता है जहां के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा फंड दिया जाता है, जहां के भूमिगत विकास के लिए नाबार्ड द्वारा फंड दिया जाता है, उसको बोलते हैं वाड़ी विकास। तो अब इसके लिए राइट आंसर देख लेते हैं। पहला, आदिवासी क्षेत्रों में कई सफल आजीविका परियोजना को प्रोत्साहित करने हेतु, पहला बोल रहा है कि आदिवासी क्षेत्र है वहां पे एक सफल आजीविका चलाने हेतु, उनको प्रोत्साहित करने हेतु। दूसरा बोल रहा है राज्य को 25 जिलों में कुल 90 वाड़ी परियोजना स्वीकृत की गई है। तो जी हाँ, ये भी आपका राइट आंसर है कि राज्य को 25 जिलों में कुल कितने 90 वाड़ी परियोजना स्वीकृत की गई है। अब तीसरा ऑप्शन बोल रहा है मार्च 2024 तक कितने करोड़ अनुदान की राशि? 251.37 करोड़ अनुदान की स्वीकृति हुई है। और चौथा बोल रहा है राज्य में 58,763 आदिवासी परिवार को समन्वित किया जाएगा। तो ये जो वाड़ी विकास है उसमें आदिवासी क्षेत्रों में तो उसको आजीविका चलाने के लिए कार्य करेंगे ही करेंगे, प्लस कितने जिलों में कार्य करेंगे? 25 जिलों में। कितने वाड़ी परियोजना लेके आए हैं? 90 वाड़ी परियोजना। और मार्च 2024 तक कितने करोड़ की राशि इनको स्वीकृत की गई है? तो 251.37 करोड़। और कितने आदिवासी परिवारों को समन्वित किया जाएगा? तो 58,763। तो ये आपका नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास से संबंधित कथन है और चारों आपके सही हैं। तो इसका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वाटरशेड विकास योजना के अंतर्गत राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है? नाबार्ड द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पे वाटरशेड प्रबंधन करते हैं। तो वाटरशेड जो प्रबंधन है उस वाटरशेड विकास योजना के अंतर्गत राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है जैसे 19 ए ऑप्शन, बी 18, सी 16 और डी 20। तो इसके अंतर्गत आपके 19 जिलों को शामिल किया गया है वाटरशेड विकास योजना के अंतर्गत। राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है वाटरशेड विकास योजना के अंतर्गत? 19 जिलों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वाटरशेड परियोजना हेतु नाबार्ड द्वारा कितनी राशि स्वीकृत हुई है? वाटरशेड परियोजना हेतु नाबार्ड द्वारा कितनी राशि स्वीकृत हुई है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 80.56 करोड़, और बी दिया है 70.56 करोड़, और सी दिया हुआ है 90.56 करोड़, और डी दिया हुआ है आपका 60.56 करोड़। तो जो वाटरशेड परियोजना है जो हमारे राज्य के 19 जिलों में चलाई जा रही है नाबार्ड के द्वारा हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में 19 जिलों में जो वाटरशेड विकास योजना चलाई जा रही है, तो उसमें कितनी राशि स्वीकृत हुई है? तो उसका जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 70.56 करोड़। कितना? 70.56 करोड़। 70.56 करोड़ वाटरशेड परियोजना नाबार्ड के द्वारा राशि स्वीकृत हुई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब जितनी राशि स्वीकृत हुई थी अभी पहले क्वेश्चन में देखे हम लोग,
तो यहाँ पे उसी से रिलेट एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 31 मार्च 2024 तक कितनी राशि वाटरशेड परियोजना हेतु दी जा चुकी है? स्वीकृत हुई थी कितनी? 70.56 करोड़। जो राशि थी 70.56 करोड़ स्वीकृत हुई थी। और ये पूछ रहा है 31 मार्च 2024 तक कितनी राशि वाटरशेड परियोजना हेतु दी जा चुकी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा 55.24 करोड़। 55.24 करोड़। और इतना ये वाला हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि कितनी करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, तो 70.56 करोड़। और कितना हम लोगों को मिल चुका है परियोजना हेतु? 55.24 करोड़। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाबार्ड द्वारा जलवायु परिवर्तन हेतु किए गए प्रयास निम्न है। अब जो नाबार्ड है वो जलवायु परिवर्तन के लिए क्या क्या प्रयास करती है उनके बारे में देखते हैं। तो पहला बोल रहा है छत्तीसगढ़ में महानदी के जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ, छत्तीसगढ़ में जो महानदी है वहां पे जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ डुबान भूमि के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना। देखो छत्तीसगढ़ में जो महानदी क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र है, वहां पे मतलब कि गांव में जो जमीनी स्तर से अधिक पानी हो जाता है, डुबान भूमि के लिए परिस्थितियां बन जाती है। उन परिस्थितियों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उबरने के लिए नाबार्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है डुबान भूमि के 3 जिले जहां पे जो जल का जो स्तर है वो अधिक हो जाता है, डुबान भूमि जैसे जो अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं, तो उनमें कौन से जिले आते हैं? तो 3 जिले धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार सम्मिलित है करके बोल रहे हैं। अब तीसरा बोल रहा है कि परियोजना क्षेत्र के निवासियों की अनुकूल क्षमता में वृद्धि करना। अब जो परियोजना जहां पे लेके आए हैं जलवायु परिवर्तन वाला परियोजना, तो वहां के निवासियों जैसे जल स्तर अगर अधिक हो गया तो उन लोगों को आवाजाही के लिए और विभिन्न सारे संसाधनों के लिए उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उन दिक्कतों से उनको उबारने के लिए, उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए इनका कार्य है। अब उसके बाद चौथा बोल रहा है इसका वित्तीय परिव्यय 21.47 करोड़ रुपए, जिसमें कितना 13.33 करोड़ सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी किया गया। आगे और ये क्वेश्चन बनेगा, द्वारा जारी किया गया है। तो इसका वित्तीय परिव्यय मतलब इतना रुपए करोड़ हो रहा था इन सब को करने में, तो इसमें से कितना करोड़ रुपए सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी किया गया है? तो 13.33 करोड़। टोटल 21 करोड़ लगभग हो रहा था, जिसमें से 13 करोड़ इन्होंने जारी कर दिया है। तो जैसे कि वही हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोल रहे हैं नाबार्ड द्वारा जलवायु परिवर्तन हेतु क्या क्या प्रयास किए? तो पहला जैसे मैंने बताया कि जहां पे जल ग्रहण क्षेत्र है, महानदी के जितने जल ग्रहण क्षेत्र हैं, और वहां पे डुबान भूमि के कारण जो अव्यवस्था हो जाती है, तो वहां के लोगों को उबारने के लिए, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनको एक अनुकूल परिस्थिति तैयार करने के लिए ये लोग प्रयास करते हैं। और उसमें 3 जिले कौन कौन से जिले सम्मिलित थे? धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार। और कितने करोड़ की राशि इनको मतलब मिला था? 21.47 करोड़ का राशि इनको स्वीकृत हुआ था, पर अभी तक इन्होंने कितना दिया हुआ है? 13.33 करोड़ रुपए सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी किया गया है। तो हमारा उपयुक्त चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो नाबार्ड है, नाबार्ड में स्थापित प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत कितने कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं? तो यहाँ पे जो नाबार्ड में स्थापित प्रोड्यूस मीन्स होता है जैसे कच्चे माल होते हैं, कच्चे माल से नए तैयार माल, उत्पादित माल बनाए जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत आते हैं। कच्चे माल से आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ माल तैयार कर रहे हो, वो चीज। तो नाबार्ड में स्थापित प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत कितने कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं? तो ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है, पहला 77, दूसरा दिया हुआ है आपका 57, तीसरा दिया हुआ है 67 और चौथा दिया हुआ है 87। तो कितने प्रोड्यूस निधि? इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत कृषक उत्पादक संवर्धित किए गए हैं। 57 कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं। तो 57 राइट आंसर मार लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। नाबार्ड में स्थापित
PODFID, PODFID का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, और कौन सा फंड? इंटरेस्ट डिफरेंशियल। तो यहां पे बोल रहा है नाबार्ड में स्थापित प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड इंटरेस्ट डिफरेंशियल निधि द्वारा, जिसको बोलते हैं PODFID निधि द्वारा कितने कृषक उत्पादक संगठन स्वीकृत किए गए हैं? तो PODF जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जैसे कि बताया कच्चे माल होते हैं, उनसे एक माल तैयार किया जाता है, उसके लिए प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट निधि द्वारा कितने कृषक उत्पादक संगठन, कृषक उत्पादक संगठन क्या होता है? जहां पे बहुत सारे जो किसान होते हैं वो मिलके किसी चीज के लिए काम करते हैं, वो होता है कृषक उत्पादक संगठन। तो कितने कितने स्वीकृत किए गए हैं? तो पहला ऑप्शन जैसे कि दिया है इसमें 7, दूसरा दिया हुआ है 8, तीसरा दिया हुआ है 9 और चौथा दिया हुआ है 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। नाबार्ड द्वारा PODFID निधि द्वारा 7 कृषि उत्पादक संगठन निर्मित किए गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन। अभी तक हम लोग कृषक उत्पादक संगठन से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कृषक क्लब क्या होता है। कृषक क्लब में क्या करते हैं, जो अलग अलग किसान होते हैं, अलग अलग किसान वो आपस में मिलके चर्चा करते हैं, क्लब में आके चर्चा करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, उसका निराकरण जानते हैं। कोई अगर अधिकारी अगर वहां पे आता है तो, या एक दूसरे से ही वो लोग बातचीत करके कुछ समस्या का निराकरण करते हैं, तो कृषक क्लब हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो कृषकों के आपसी बातचीत करने के लिए, उनकी समस्याएं एक दूसरे के पास रखने के लिए कृषक क्लब। और दूसरा बोल रहे कृषक उत्पादन संगठन। कृषक उत्पादन संगठन क्या होता है? बहुत सारे किसान मिलके किसी चीज के लिए कार्य कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कृषक उत्पादक संगठन। तो इससे संबंधित तथ्य हैं। तो पहला जैसे बोल रहे हैं नाबार्ड द्वारा 15 विभिन्न जिलों में, कितने जिलों में? 15 विभिन्न जिलों में 25 कृषक उत्पादक संगठन हेतु स्वीकृति दी गई है। 15 जिलों में कितने? 25 कृषक उत्पादक संगठन हेतु स्वीकृति दी गई है, बोल रहा है पहला। दूसरा बोल रहा है भारत सरकार द्वारा 10,000 किसान उत्पादक संगठन गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा कितना किसान उत्पादन संगठन? 10,000। कितना? 10,000। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है नाबार्ड द्वारा कृषक क्लबों और कृषक उत्पादन संगठन की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहला देखा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 15 विभिन्न जिलों में 25 कृषक उत्पादक संगठन जो है उसको बनाने के लिए, उस संगठन को गठित करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। और भारत सरकार द्वारा 10,000 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। और नाबार्ड द्वारा कृषक क्लबों और कृषक उत्पादन संगठनों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तीनों पॉइंट आपका सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ये नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये जो डाटाएं हैं पूरी नई नई हैं। अगर आप लोग एडीओ का, जैसे हमारे यहाँ कोर्स भी चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो आप लोग अगर नई डाटा को जानना है आपको, तो एक बार आप जरूर एडीओ का टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे सर लोग जो क्लासेस ले रहे हैं वो बेनिफिशियल है, उनके डाटाएं IMP हैं, तो एक बार आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो। तो आगे के लिए फिर बने रहिएगा योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।